कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 7 अपचय उपचय अभिक्रियाएं। तो ये अध्याय 7 है। इसके पहले सारे अध्याय के वीडियो बन चुके हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का ये कंटेंट मिलेंगे। तो चलिए इसमें अब प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 1 अंक के लिए है। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न है, धातुएं जो डेनियल सेल में प्रयुक्त होती हैं। तो डेनियल सेल में जिंक और कॉपर का उपयोग होता है इलेक्ट्रोड के रूप में। अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। गैल्वेनिक सेल परिवर्तित करता है। तो ये गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये अगला प्रश्न है, केमेनोफोर में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं जो के की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो ये पोटेशियम है, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो +1 लिख लिए। मैग्नीज का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो O4 था उसके लिए -2 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम देखेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा कर दिए हैं। इस तरह से हम पहले समीकरण बना लेंगे और इस पूरे यौगिक में कोई अलग से आवेश नहीं है, इसलिए बराबर क्या लिख दिए हैं, 0 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर +1 का 1 हो जाएगा, x का x हो गया, और ये 4 दूनी 8 करेंगे तो -8 हो गया। -8 में 1 चला जाएगा तो -7 हो जाएगा, और इस 7 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 7 आ गया है। तो x की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, तो इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है कितनी हो गई, 7 हो गई। अगला देख लेते हैं, ये जो कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल में कोई आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगला देखते हैं, ये K4FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसको पढ़ते हैं। में Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए समझते हैं। तो इसको देखिए, ये है पोटेशियम, और पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। इसमें 4 पोटेशियम है तो 4 का गुणा कर दिए, प्लस यहाँ x लिख दिए। x इसलिए लिख दिए कि ये जो Fe का है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको पता नहीं, ज्ञात करना है, तो x लिख दिए। फिर ये CN6 है, तो जो CN में ऑक्सीकरण का मान होता है या उसमें जो आवेश होता है -1 होता है, तो 6 CN है तो 6 का गुणा कर दिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आ गया, x आ गया, और ये -1 में 6 का कर देंगे तो -6 आ जाएगा। -6 में ये 4 चला जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, A माने +2 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किस यौगिक में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, यौगिक निकालते हैं। पहला ही यौगिक है, ये Cl2 है। तो यहाँ हमको, तो ये पहले वाले यौगिक में हम करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 2x। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन में जो आवेश होता है -2 होता है, तो यहाँ पर -2 लिख दिया। इसके बाद ये -2 का पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके +2 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था जो क्लोरीन की है वो कितनी है, +1 है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें से क्वेश्चन है, सबसे आसानी से अपचयित होने वाला हैलोजन है। तो ये हैलोजन फ्लोरीन है। फिर यहाँ पर CCl4 में C की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो यहाँ पर फिर इसी तरह से निकालेंगे कि यहाँ कार्बन के लिए हमने क्या मान लिया, x, प्लस क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है तो मैं 4 लिख दिया। एक क्लोरीन का मान -1 होता है, तो यहाँ -1 लिख दिया, और इसका कुल जो आवेश है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पर हो गया x - 4 बराबर कितना हो गया, 0। फिर इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4। इस तरह यहाँ पर जो
है कार्बन टेट्राक्लोराइड में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो ये ऑक्सीकारक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ होता है। फिर इसके बाद यहाँ अभिक्रिया इसमें जो है उदाहरण है, तो ये जो है असमानुपातन का उदाहरण होता है। इसको आगे अभी हम देखेंगे बड़े क्वेश्चन में कि असमानुपातन होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो सबसे पहला देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करता है तो। इसके बाद वायुमंडलीय गैसों व नमी द्वारा धातुओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन को, तो यहाँ अवांछित परिवर्तन को ये संक्षारण कहा जाता है। इसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर खाली स्थान होती है, तो यहाँ पर अपचयन क्षमता क्या होती है? घटती है। इसके बाद है सबसे प्रबल अपचायक तत्व है, तो यहाँ पर सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन कहला गया? लिथियम हो गया। इसके बाद यहाँ सेल की साम्यावस्था में ई सेल का मान मान्य विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? तो साम्यावस्था में कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर 0 है। फिर सोडियम अमलगम में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या खाली स्थान होती है, तो ये 0 होती है क्योंकि अमलगम एक तरह का लेप है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? ये क्रोम CrCO2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है, तो यहाँ पर कार्बोनिल जो होता है ये उदासीन है, तो उदासीन होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरह से हमको खाली स्थान भरना है। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी भी बनाते हैं। 2 अर्धसेलों के मध्य वैद्युत उदासीनता बनाए रखने वाला, तो ये वैद्युत उदासीनता बनाए रखने वाला जो होता है ये क्या होता है? लवण सेतु। तो इस तरह से पहले वाले का हो जाएगा लवण सेतु। फिर ये Na की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक, तो यहाँ पर ये है ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं डेनियल सेल Zn/Zn+2 होता है, तो यहाँ पर ये जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? एनोड में होती है, तो इसका ये वाला हो गया। इसके बाद है सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता व्यक्त करने वाला समीकरण, तो ये सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव को व्यक्त करने वाला समीकरण जो होता है ये होता है नर्नस्ट समीकरण। फिर इसके बाद है SHE का मानक विभव होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक विभव होता है वो कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु है, तो ये होती है सिल्वर, तो यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर। इस तरह से जोड़ी मिलाना है, आप इससे भी देख करके इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शब्द / एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित क्यों करता है, क्यों हटा देता है? तो यहाँ पर क्योंकि लोहे का मानक अपचयन विभव तांबे के मानक अपचयन विभव से कम है, अर्थात तांबा का अपचयन विभव अधिक होता है। फिर यहाँ पर ये है दूसरा है Cl2O में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो अभी हम इसको निकाल करके बता चुके हैं अभी ऑब्जेक्ट उसमें विकल्प वाले प्रश्न में, तो कितना आया था? +1 आया था। फिर है किसी विद्युत अपघट्य को जल में विलय करने पर वह अपने आयनों में क्यों विभाजित हो जाता है? क्योंकि जल के कारण आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या हो जाता है? टूट जाता है। फिर अगला है लवण सेतु बनाने हेतु KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो K+ है और Na3 आयनों का जो वेग होता है वो लगभग बराबर होता है, मतलब यहाँ ऋणात्मक आयन और जो NO3 के पास ऋणात्मक आयन है और K+ के पास धनात्मक आयन है, इनका वेग लगभग क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए लवण सेतु बनाने में इनका उपयोग होता है। अगला है ये जेनान ट्राईऑक्साइड में जेनान की ऑक्सीकरण अवस्था है, इसको निकाल के भी देख सकते हैं। जेनान का हम मान लेते हैं X है, ऑक्सीजन जो होते हैं वो 3 है, तो मैं 3 लिख दिया, O3 लिखा इसलिए, और ऑक्सीजन के जो आवेश होता है वो -2 है, और इस पूरे यौगिक का जो कुल आवेश है वो कितना है? 0 है, तो X और ये गुणा कर दे तो -6,
बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, तो इसमें +6 इसकी आक्सीकरण संख्या होगी। तो इस तरह से इस चैप्टर के 1 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम अगले वीडियो में 2 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।